भैया बहनों, आज हम लोग अगले अध्याय किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, तो ध्यान देंगे कि इसमें पहले हमारा जो पाठ्यक्रम है, तो जो 30% जो सिलेबस हमारा घटाया गया है, उसमें इस चैप्टर से कोई भी चीज़ें हटाई नहीं गई हैं। जो पहले थी वही अभी भी है। जैसे इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको पढ़ना है, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ना है, फिर विभवांतर और सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम जो संयोजन है, फिर इसमें किरचॉफ के नियम और इसके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी का सिद्धांत क्या है, विभवांतर और दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों के बीच में तुलना और उसका अनुप्रयोग, और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की माप। तो ध्यान देंगे ये जो चैप्टर है हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल के जो थे टॉपिक थे उसमें से मैक्सिमम चीज़ जो हटाया गया है, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित जो प्रैक्टिकल हैं वह हैं उन्हें नहीं हटाया गया है। तो प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी ये हमारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं कि वैद्युत सेल क्या है। ठीक है, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है तो पहले सेल क्या होती है इसको जाने। तो आप जानते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और धारा प्रवाह को बनाए रखती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो सामान्य रूप से संरचना आप जानते हैं कि इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं या प्लेट कह देते हैं। इसको एक द्रव में डुबोया जाता है, वो द्रव हमारा वैद्युत अवघट्ट कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। और इस द्रव में ऐसा गुण होता है कि हम जब इन छड़ों को डुबोते हैं उसमें, तो एक छड़ पर धन आवेश और एक छड़ पे ऋण आवेश इस तरह से आ जाता है, जिससे इन प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाती है। जब हम इन्हें किसी तार के द्वारा जोड़ते हैं तो उस परिपथ में धारा बहने लगती है। इस तरह से ध्यान देंगे कि सेल के भीतर जो वैद्युत अवघट्ट होता है उसमें ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे प्लेटों पर जो आवेश की जो आवश्यकता होती है, आपूर्ति होती है, वो ये बनाए रखता है। और इस तरह से हमारे उस परिपथ में आवेश प्रवाह बना रह जाता है। तो हमारा जो वैद्युत सेल है वह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब इसमें हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो ध्यान देंगे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, जैसे हमारा कोई परिपथ है उसमें ये सेल हो गया, यहाँ पे कोई प्रतिरोध एक लगा हो, दूसरा लगा हो, ऐसे कुछ भी कितने प्रतिरोध हो, तो इस परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वही क्या कहलाती है, वैद्युत वाहक बल। अब नाम वैद्युत वाहक बल है, लेकिन ये बल नहीं है, क्या है, ऊर्जा है। अब नाम चलते आ रहा है कि वैद्युत वाहक बल, ये वैद्युत वाहक कहने के लिए ठीक है वैद्युत वाहक बल, लेकिन यह है क्या, ऊर्जा। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल के साथ सेल को भी उसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो दी गई ऊर्जा है उस ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल है वह प्रत्येक सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, जो सेल में कैसा हमने प्लेट प्रयोग किया है, कैसा वैद्युत अपघट्ट है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और वैद्युत अपघट्ट की मात्रा और सेलों के जो प्लेट है उनके आकार अथवा उनके बीच की दूरी के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर यह सिर्फ जो हम प्लेट प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, वैद्युत अपघट्ट क्या है उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार और उनके बीच की दूरी पर। अब चलते हम इसमें देखें, तो अगर हम Q आवेश को किसी परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में जो सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा हो वह W जूल हो। ध्यान दें, Q आवेश को प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा W हो, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितनी ऊर्जा देनी होगी, तो हो जाएगी W/Q। तो यही W/Q है, यही विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा E बराबर वह कितना होगा, W/Q, जिसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, या इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। इस तरह से किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल के द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग विद्युत वाहक
रुकिए, देखिए हम इसकी परिभाषा हम लोग जो निकाल रहे हैं ई का, वह क्या हो जाएगा, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर हम लोग दूसरे में अगर देखें तो अगर इसका जो मात्रक है वह वोल्ट होगा, तो अगर 1 वोल्ट की परिभाषा यहाँ से देना हो तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल की द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो, मतलब W बराबर 1 जूल, Q बराबर 1 कूलाम, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है, जो इस परिपथ में धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, तो सेल के भीतर वह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। उसकी दिशा किधर होती है? सेल के भीतर ऋण से धन की ओर होती है। अब इसी में आते हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो ध्यान देंगे, हम यदि किसी वैद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ सेल का यदि विद्युत वाहक बल को क्या मान लेते हैं, ई, कि सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित होने पर सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है वह W हो, तो E बराबर W/Q। ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें हम लोग कि परिपथ के सभी भागों में प्रवाहित जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q ही होगा। और परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में व्यय होने वाली जो ऊर्जाएं होंगी, जैसे देखिए ये परिपथ है, अगर हम Q आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो वही आवेश यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। यदि पहले भाग में जो कार्य करना पड़ा या जो ऊर्जा हमारा व्यय हुआ वह W1 हो, दूसरे में W2 हो, तीसरा होता उसमें W3 होता, इस तरह से हो, तो जो पूरा जो ऊर्जा व्यय हुई है या जो टोटल कार्य है वो तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस ऐसे होगा हमारा। तो इस तरह से जो हमारी ऊर्जा है और विद्युत वाहक बल जो हमारा है E बराबर वो क्या हो जाएगा, तो W1 प्लस W2 प्लस Q, और इस तरह से हो जाएगा W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q प्लस तो आप जानते हैं कि किसी 1-2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वह पहले पार्ट के बीच का, उसके सिरों के बीच का विभवांतर, ये दूसरे के सिरे के बीच का विभवांतर, और ये तीसरे के बीच का विभवांतर हो जाएगा। मतलब ये हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या स्पष्ट हो रहा है कि V1, V2, V3 क्या है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं, और जिन्हें हम लोग परिपथ के भिन्न भिन्न भागों का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसके सिरों का विभवांतर V1, दूसरे के सिरों के बीच का विभवांतर V2, तो यह जो इनके सिरों के बीच का विभवांतर वही हमारा क्या है, टर्मिनल विभवांतर। तो चलिए ध्यान दें, परिभाषा की बात आए कि टर्मिनल विभवांतर का परिभाषा क्या होगा, तो किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो है वह उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है। और आप जानते हैं जो वास्तव में जो विभवांतर का जो परिभाषा है वही इसका भी हो गया। वहां भी क्या था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वहां टक्कर होती है जिससे उनके मार्ग में कुछ प्रतिरोध लगता है। उसी प्रकार सेल का जो घोल होता है वह घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में कुछ प्रतिरोध लगाता है। तो ध्यान देंगे, इसी प्रतिरोध को मतलब सेल की 2 प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में
सेल के घोल के द्वारा मतलब उसके इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के भीतर जो दो प्लेटें हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं, तो इससे दूसरे प्लेट तक आवेश जो जाता है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। तो उसी अवरोध को हम लोग कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रतिरोध के द्वारा वास्तव में होता क्या है, तो सेल के द्वारा जो दी गई ऊर्जा है उसका कुछ भाग इसके अंदर व्यय हो जाता है, ऊर्जा हमारी लॉस हो जाती है उस प्रतिरोध के कारण जो उष्मा के रूप में बदलती है। इसी कारण से हमारा जो सेल होता है जब उससे हम धारा लेते हैं तो गर्म हो जाता है। ठीक है, उष्मा के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह किन चीजों पर निर्भर करता है, तो ध्यान देंगे वह सेल की जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है पहला नंबर वो किस पे डिपेंड करता है, इस सेल की दोनों प्लेटों के बीच पे, उनकी बीच की दूरी पर डिपेंड करता है और यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। हम प्लेटों के बीच की दूरी जितना कम कर देंगे, ध्यान देंगे यह दूरी हम जितना ही कम कर देंगे, इनको कम दूरी तय करना होगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक। और दूरी जब कम हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगी, देखिए हम जानते हैं जितना अधिक दूरी रहेगी उतने अधिक आयनों से टक्कर होगा और टक्कर जितना ज्यादा होगा उसके रास्ते में उतना ही ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और इस तरह से जब हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर देते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध उसका सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह घट जाएगा। दूसरा है कि वह क्षेत्रफल, जो प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ये जो हमारा प्लेट है इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतने अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पर जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल कम होगा तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पहले से या जो आयन, ध्यान देंगे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की बात है वहाँ आयन होंगे, तो जो आयन पहले से है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन है तो इधर से अगला जो पॉजिटिव आयन आएगा उसको यह आने से रोकेगा, लेकिन जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो उस स्थिति में आसानी से वहां पे जा सकता है। इस तरह से वह प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल जितना अधिक प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। फिर वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता को अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्ट हम बीच में उपयोग कर रहे हैं उसकी सांद्रता अधिक होगी, तो सांद्रता मतलब गाढ़ापन उसका अधिक हो जाएगा तो प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सांद्रता बढ़ाने पर यह बढ़ जाता है। अगला है कि वैद्युत अपघट्ट और प्लेटों के बीच की जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघट्ट पर जो बीच में जो वैद्युत अपघट्ट हमने डाला उसके ऊपर डिपेंड करता है और प्लेटों के बीच का प्लेट का जो पदार्थ है, ध्यान देंगे प्लेट किस पदार्थ का बना है और ये जो वैद्युत अपघट्ट हम प्रयोग कर रहे हैं जिस लिक्विड में हमने इसको डुबोया है उसकी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह नियत नहीं रहता, बल्कि सेल को उपयोग लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा हम इसको उपयोग करेंगे वैसे इससे क्या होगा, ये उपयोग लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज इस चैप्टर कुछ टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया। इसका अगला टॉपिक जो होगा वह होगा सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, जो हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।